नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने अपने पैर पर बड़ा सा कुल्हाड़ा मार लिया, क्योंकि उनकी जितनी दबी छुपी बातें थी जो पहले पब्लिक डोमेन में आती थी, लेकिन कम से कम संसद के अंदर उन पर चर्चा नहीं होती थी, और अब तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया उनका। केवल उनका नहीं, उनका तो खैर खोला ही अमित शाह जी ने, और ये भी बताया कि जब जब महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, पेश किए गए, तब ये देश में ही नहीं थे और देश में भी थे तो इन्होंने उन विधेयकों पर विचार तक व्यक्त नहीं किए, बोले तक नहीं उन पर। और ऐसे अनेक विधेयक उन्होंने गिना दिए। जिन दर्शकों ने सुन लिया हो उनके लिए नहीं, पर बाकी के लिए मैं बता दूं। जैसे उन्होंने उल्लेख किया कि भूमि अधिग्रहण विधेयक, संविधान का 122वां संशोधन, इसके अलावा आधार प्रणाली विधेयक, मुस्लिम महिला तलाक विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, अनुच्छेद 370 करने से जुड़ा विधेयक, CAA विधेयक, महामारी रोग संशोधन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा विधेयक, आयकर सुधार विधेयक, वित्त विधेयक जो 2024 था, वक्फ संशोधन विधेयक, इनमें तो इन्होंने ना भाग लिया ना ये बोले। इसके अलावा वंदे मातरम के 150 वर्ष पर चर्चा हो या कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला का अभिनंदन प्रस्ताव हो, राहुल गांधी उसमें भी नहीं बोले। तो ये एक तरीके से पूरे देश के सामने सदन में खड़े होकर के, और ये बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ करके सिर्फ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और अमित शाह ने एक एक करके इनके कपड़े उतारे हैं। ये बताया है कि ये कितने सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं। और ये किस बात पर ये सारी जानकारी दी है अमित शाह ने? ये जो कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्लियामेंट को संबोधित करने की व्यवस्था तो है नहीं कि विदेश में आप यात्रा में कहीं गए हुए हों और आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ लिया जाए और उससे आपसे बुलवा लिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि कब कब बजट सत्र में बजट पर ये नहीं बोले, और कब कब ये राष्ट्रपति के जो आपका अभिभाषण होता है उस पर नहीं बोले। कई ऐसे अवसर जब ये नहीं बोले और विदेश में थे उस समय, उसका भी खुलासा कर दिया। तो इससे ज्यादा और अमित शाह की बात ही नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो निशिकांत दुबे ने क्या कहा है कि गांधी जी की डेथ हो रखी थी, उनकी डेथ हुई थी, और एडविना की बेटी ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है कि बजाय गांधी जी की मौत का गम मनाने के, वो एडविना के साथ एक रूम में बंद थे। तो मुझे ये बताइए ना कि ये जो कच्चे चिट्ठे हैं इनके खानदान के, ये कौन खुलवा रहा है और कौन खोलने के मौके दे रहा है? क्या इनको लगता है कि ये संसद को बाधित करके, सदन में सबका अपमान करके, यानी प्रधानमंत्री का भी अपमान करके, कार्रवाई भी रोक के, स्पीकर का भी अपमान करके, और सदन के बाहर भी, बाहर जो इनका ड्रामा चलता है वो नाटक नौटंकी, एक बड़ा सा बैनर छपवाते हैं किसी विषय पर और फिर सारे सांसदों को पकड़ा दिया जाता है। वो होता है ना कि जैसे जंतर मंतर पे कोई धरना प्रदर्शन चल रहा हो या कहीं किसी दूसरी जगह पे कोई जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया जाता है कोई पोस्टर बैनर पकड़वा करके, इसी तरीके से इन्होंने अपने सांसदों की हैसियत, औकात ये कर दी है कि बड़ा सा बैनर उनके हाथों में पकड़ाओ और वहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाओ। वो जो कम्युनिस्टों का एक बड़ा टिपिकल सा एक तौर तरीका होता है, उस तरीके से ये कांग्रेस को अब ढाल करके वहां तक ले आए हैं। तो इस देश में कम्युनिस्टों का, उनके आंदोलन का क्या हश्र हुआ है, अगर ये इनकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि त्रिपुरा से खत्म, पश्चिम बंगाल से खत्म, और शायद इस बार केरल से भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद केरल में भी वापसी होगी कि नहीं होगी कुछ कह नहीं सकते। और कांग्रेस का हश्र देख लीजिए ना,
3 राज्यों में अभी सत्ता में है और बाकी राज्यों में क्या हालत हुई है वो इनके सामने है। तो अगर इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी कमजोरियां देखने के बजाय, मंथन करने के बजाय, उनमें सुधार करने के बजाय अगर आप बहाने ढूंढोगे और हर एक के खिलाफ मोर्चा खोल करके उनकी आप अवमानना करने की कोशिश करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, वो दृश्य आज लोकसभा के जरिए पूरे देश ने देखा है। सर, आप सोचिए कि यहाँ तक गिनाया गया कि जब जब सत्र चला, चाहे मॉनसून सत्र हो या बजट सत्र हो, राहुल गांधी तो विदेशों में पाए जाते थे। निशिकांत दुबे ने गिनाया ना कि 2014 से लेकर 2026 तक 260 बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं राहुल गांधी। और साथ में ये भी कह दे कि इनका कोई कारोबार तो है ही नहीं, कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, तो फंडिंग कहां से होती है इनके दौरों की? और ये बातें तो हम और आप कितनी बार चर्चा कर चुके हैं सर। लेकिन जब ये बातें सदन के पटल पर रखी जाती है सर, जब ये बातें रिकॉर्ड में जाती हैं, तो वहां तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना, फैक्ट्स के साथ रखी जाती हैं। ऐसे में तो बोलती बनती पूरे के पूरे राहुल खानदान की और उनकी पार्टी की। देखिए, गृह मंत्री ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 2025 में राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पे थे, बजट सत्र 2025 में वियतनाम की यात्रा पर थे, बजट सत्र 2023 में इंग्लैंड में थे, बजट सत्र 2018 में सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पे थे, मानसून सत्र 2020 में विदेश यात्रा पे थे, बजट सत्र 2015 के दौरान 60 दिन की विदेश यात्रा पर थे। और उन्होंने ये भी पूछ लिया कि ये इत्तेफाक है या जब जब बजट सत्र या महत्वपूर्ण सत्र आता है तो इनकी विदेश यात्राएं हो जाती हैं, और फिर ये कहते हैं कि बोलने नहीं देते। अमित शाह ने यह भी पूछा कि इस सत्र की, पुराने सत्रों की बात करें तो कांग्रेस का जो उनको बोलने का मौका दिया गया वो करीब 157 घंटे था। तो 157 घंटे में कौन बोलेगा, इसका फैसला तो राहुल गांधी को करना होता है, क्योंकि वो संसदीय दल के नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और कांग्रेस के भी सर्वमान्य नेता वही हैं। बल्कि कांग्रेस के कई सांसदों ने तो राहुल गांधी से इस बात की शिकायत की, इंक्लूडिंग शशि थरूर, कि भाई हमारी भूमिका क्या है, अगर महत्वपूर्ण विधेयकों पर बोलने वालों की सूची में हम नहीं हैं तो हमें ये बता दो कि हमारी भूमिका क्या है कांग्रेस में या सदन में। तो अमित शाह ने दुखती रग पर हाथ रखा है कि ये तय करना कि कौन बोलेगा किस विषय पर, ये तो राहुल गांधी का दायित्व है। तो राहुल गांधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते हैं, ये वो सदन को और देश को बताएं, और कब उनको बोलने से रोका गया है ये भी बताएं। ये जो देश विदेश में जाकर के ये छवि खराब कर रहे हैं सदन की, स्पीकर की, भारत की और संसद की भी, कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, कब वो बोलने के लिए ललायित रहे और कब उनको बोलने से रोक दिया गया? कौन रोक सकता है बोलने से? वो अब तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जब चाहे तब वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप नियमों के इधर उधर जाएंगे, मान लिया आप 39 मिनट तक बोलते रहे, आपको किसी ने नहीं रोका टोका, 40वें मिनट में आप MM नरवणे की पुस्तक पर बोलना शुरू करते हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, और वो भी किसी ऐसी मैगजीन में छपे हुए उसके कथित अंशों पर बोलना शुरू करते हैं जो मोदी विरोध और RSS को गाली देने के लिए ही जानी जाती है मैगजीन, और कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मैगजीन ही है वो। जानबूझ करके वहां पर ये सब छपवाया गया और फिर उसको उद्धृत करके पार्लियामेंट के सेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। तो आप 40वें मिनट अपने भाषण में अगर किसी आपत्तिजनक मुद्दे पर बोलना शुरू करेंगे तो स्पीकर का दायित्व क्या बनता है कि आपको रोके, आपको टोके और आपको ना बोलने दे। तो आप ये कहेंगे बाहर आकर के मीडिया में कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, या आपका ये बोलना बनता है कि 39 मिनट तो मैं बोल लिया था, पर 40वें मिनट में जब मैं इस मुद्दे पर बोल रहा था तो मुझे बोलने से रोक दिया गया। यानी जो आप 39 मिनट बोले हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे उतना भी नहीं बोलने दिया गया है। तो ये जो आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, उस मुद्दे पर भी आज अमित शाह ने इनको नेक्ट किया है।
सर उन्होंने तो सीधे-सीधे कहा कि अगर नियम कायदे समझ में नहीं आते हैं कि कैसे संसद में रहकर व्यवहार किया जाए, कैसे बोला जाए, तो उनकी पार्टी में सीनियर नेता हैं, शशि थरूर साहब हैं, उनसे जाकर पूछ लें, वही कुछ सिखा दें उनको, तो इससे ज़्यादा और धुलाई क्या होती सर राहुल गांधी की? नहीं नहीं, उनको तो ये कुछ मानते नहीं ना। इस खानदान की सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इनको ज्ञान चाहिए नहीं। ये तो ज्ञान बांटते हैं। इनको लगता है कि हम तो ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं, ना हमें जो विधेयक पेश किए जाते हैं उनको पढ़ने की जरूरत है, ना हमें उस पर कुछ तैयारी करने की जरूरत है बोलने के लिए, और ना हमें उस पर बोलने की भी जरूरत है। हम बस कहने को और ये प्रचारित करने के लिए कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं, पद चाहिए हमें। पर जो जिम्मेदारी होती है नेता प्रतिपक्ष की, वो जिम्मेदारी और जवाबदेही ये निभाने को तैयार नहीं है। वहां तो ये आदेश दे देते होंगे ना कि गौरव गोगोई बोल लेगा, ढिमकाना बोल लेगा, फलाना बोल लेगा, मेरी बहना जी बोल लेंगी, तो राहुल गांधी को बोलने की जरूरत नहीं, तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उनको तो बोलना ही ऐसे मुद्दों पर है जहां पर स्पार्किंग हो, सत्ता पक्ष नाराज हो, संसदीय कार्य मंत्री नाराज हो, अलग अलग महकमों के मंत्री आपत्ति करें, ये प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं जानबूझ करके, ये चेयर के सामने डट करके बहसबाजी पर उतर आते हैं, सीधे स्पीकर से बहसबाजी पर उतर आते हैं, ये कहते हुए देखे गए हैं कि फिर तो आप ही बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। ये चेयर से कहते हुए दिखाई दिए हैं ये। तो आप अंदाजा लगाइए ना कि कितनी बेशर्मी पर उतर करके ये किस तरह के एटीट्यूड के साथ, अच्छा टी शर्ट में आना, पजामे में आना, चप्पलें पहन करके पार्लियामेंट में आना, जिन कपड़ों में हम रात को अपने बिस्तर में जाते हैं उन कपड़ों में आप पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, आप चेयर पर बैठते किस तरीके से हैं। कई बार इनको चेयर की तरफ पीट करके किसी दूसरे से बातचीत करते हुए देखा जाता है। कई बार बहन के कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं। कहीं से भी लगता है कि जो संसदीय प्रणाली है या जो मर्यादा है या जो एक गरिमा है उसका कहीं पालन करते हैं ये, दूर दूर तक नहीं लगता है। और किसी और का ये अपमान या किसी और की अवमानना नहीं कर रहे हैं, किसी और की छवि खराब नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं इस पद के लायक भी नहीं हूं जो पद किसी तरह से इस बार तीसरी बार में मिल गया, उस पद के लायक भी नहीं, बल्कि सांसद बनने के लायक भी नहीं हूं। सांसद भी शायद इसलिए बन रहा हूं कि किसी खानदान विशेष को ताल्लुक रखता हूं और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ता हूं। सर अमित शाह ने तो ये भी बता दिया कि वो किस तरह की हरकतें करते हैं संसद के अंदर, और वो सवाल उठा रहे हैं ओम बिरला के कंडक्ट पर, जबकि उनका खुद का कंडक्ट कटघरे में है। कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी आकर पीएम मोदी के गले पड़ जाते हैं। सारा देश देख चुका है और सारा देश अब उसी दृष्टि से इनको देखता भी है। देखिए बात ऐसी है, मैं शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो मैं लोकसभा कवर करता था, उन दिनों अमर उजाला में हुआ करता था, और बड़ा सम्मान नेता प्रतिपक्ष का भी था। पूर्व प्रधानमंत्री भी उस समय सदन में हुआ करते थे, आई के गुजराल से लेकर के, और चंद्रशेखर भी जीवित थे। अटल जी बोल रहे हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, चंद्रशेखर बोल रहे हैं, अटल जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर कुछ कहना चाहते हैं, अटल जी बैठ जाते थे, उनका सुनते थे पहले, फिर खड़े होकर के भाषण देना शुरू करते थे। इतनी तैयारी के साथ नेता आते थे। उस समय तो सारे जहाज हुआ करते थे भाई, सोमनाथ चटर्जी से लेकर के, और इतने बड़े बड़े मतलब सांसद संसदविद थे, और
कितनी तैयारी के साथ आते थे। हर एक के बगल में एक फाइल का बुलंदा होता था और उसमें कुछ येलो कलर की, ग्रीन कलर की, व्हाइट कलर की पर्चियां लगी होती थी, उस पर लिखा होता था किस विषय का ये पेज है। और जब बोलना शुरू करते थे तो वो जो बाहर, कभी आप पार्लियामेंट गई हो तो बाहर की तरफ ही, जहां लोकसभा गैलरी, प्रेस गैलरी है, उसके बाहर की तरफ एक स्टॉल थी चाय की, तो हम कई बार वहां पर गप्पे मारने के लिए और चाय पीने के लिए खड़े हो जाते थे। उस समय जावेद अख्तर, शबाना आजमी, ये सब भी पार्लियामेंट में थे, आगे पीछे। तो कई बार इनको पकड़ करके, दूसरे सांसदों को पकड़ करके ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती रहती थी। और जैसे ही पता लगता था कि कोई बहुत महत्वपूर्ण स्पीच होने वाली है, तो सब चाय वाय छोड़ छाड़ करके आधा कप वैसे ही, और हम लोग फिर भागते थे प्रेस गैलरी की तरफ। अब याद है किसी को कि कोई गंभीर भाषण विपक्ष की तरफ से हुआ हो, तैयारी के साथ कोई आया हो भाषण देने के लिए? भाई मुझे बताइए, आप टीएमसी के नेता कोई गंभीर भाषण देते हैं क्या? समाजवादी पार्टी के देते हैं क्या? कांग्रेस के देते हैं क्या? आरजेडी या दूसरे दलों के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी के लोग, कोई बहुत तैयारी करके आता है क्या सदन में बोलने के लिए? एक तो उस कद के नेता ही नहीं रहे, दूसरे उस तरह की तैयारियां करके सदन में आकर के किसी विषय पर रिसर्च वर्क करके अपना भाषण तैयार करने वाले अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये देखा देखी होता है अंजू जी। अगर आपने जो संसदीय दल का नेता बना रखा है, उसका अगर इतना कैजुअल रवैया है, वो अगर पार्लियामेंट का, वो चेयर का, वो प्रधानमंत्री का, अगर राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं जेपी नड्डा का, उनका कोई सम्मान ही करने को तैयार नहीं है, और वहां सभापति का, पहले जगदीप धनखड़ साहब का और अब राधाकृष्णन जी का, उनका सम्मान करने को तैयार ना हो, उप सभापति की बात मानने को तैयार ना हो, बात बेबात आपको पार्लियामेंट को रोकना ही है, आपको हंगामा करना ही है, आपको नारेबाजी करनी ही है, आपको प्रश्नकाल को बाधित करना ही है, आपको सदन को चलने ही नहीं देना है, उसकी दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित करवानी ही है, तो ऐसे सदन का की छवि क्या बनेगी और ऐसे नेताओं की छवि क्या बनेगी, मुझे ये बताइए आप। और इन्होंने एक तरीके से जो संसदीय व्यवस्था है उस पर, उसकी गरिमा पर भी, उसकी मर्यादा पर भी, और उसके महत्व को भी कमतर करने में, लगातार उसको नुकसान पहुंचाने में एक मुहिम छेड़ी हुई है। वरना मुझे ये बताइए कि इनसे पहले क्या इतने लंबे लंबे पोस्टर बैनर छपवा करके रोजाना मकर द्वार पर बैठ करके नारेबाजी कभी होती थी क्या पार्लियामेंट में? और ये जो मीडिया उनको कैप्चर करता है और फिर ब्रेकिंग करके वहां चलाता है, राहुल गांधी ने आज ये कह दिया, फलाने ने आज ये कह दिया, ढिमकाने ने आज ये कह दिया, उनका फलाने प्रधानमंत्री पर बड़ा जबरदस्त हमला। कौन सा ऐसा हमला कर दिया भाई? तो ये सब एक नेक्सस है इंडियन डेमोक्रेसी को रसातल में पहुंचाने की। कोशिश तो ये बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हर संवैधानिक संस्था पर इन्होंने अटैक किए हैं, हर एक की गरिमा और मर्यादा को तहस करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। एक बार याद है सोनिया गांधी ने क्या कहा था जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का लंबा भाषण हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि बेचारी थक गई, हाँ। इतना लंबा भाषण छड़ उन पे पढ़वा दिया गया। आप बेचारी बता रहे हैं उनको? वो तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं और राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इस देश की प्रथम नागरिक हैं वो, उनको आप बेचारी कैसे बता सकते हैं? और भाषण वो पढ़ रही थी, आप तो ऐसा लगता है कि सुनते-सुनते ही थक गए। और राष्ट्रपति का जो दायित्व होता है अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने का देश को और विदेश को, और आगे का जो रोड मैप है उसका, उसके बारे में बताने का, वो तो वो निर्वहन कर रही थी अपना। और इन्होंने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के बारे में बेचारी शब्द का प्रयोग किया था। इसी तरीके से आप अगर ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो कभी नहीं कहते हैं कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं, लेकिन वो हैं,
और किस पिछड़े समुदाय से हैं ये भी सब जानते हैं। लेकिन पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के जिस तरह की राजनीति इन्होंने की है, क्या वो इनको शोभा देता है? इनको दिखाई नहीं देता है कि राष्ट्रपति कहाँ, किस समुदाय से आते हैं, प्रधानमंत्री किस समुदाय से आते हैं, इस देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री किन किन जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इनको हिंदुओं को विभक्त करना है और मुस्लिमों को एकजुट रखना है, और कुल मिलाकर के इनका ध्येय यही है। और जो देश इस समय एक्चुअल में विकास पथ पर दौड़ रहा है तेज गति से, इनको उसे भी बाधित करना है किसी भी तरीके से। जो पूंजी निवेश का एक वातावरण बन रहा है, दुनिया भर के देशों से जो पूंजी निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं, और अभी तो इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है ना, जब यूरोपियन यूनियन से लेकर के अमेरिका तक, यूनाइटेड किंगडम से लेकर के तमाम देशों ने हमारे साथ जो है एफटीए साइन किया है, तो इनको लग रहा है कि देश इतना तेज गति से क्यों भाग रहा है, इतनी प्रगति क्यों कर रहा है, दुनिया भर के देश हमारे तरफ उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं, इसलिए रायता फैलाइए। तो आज ये जो बुधवार का दिन गया है, बहुत लंबे समय तक इनको याद रखना चाहिए, रहना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत संवेदनशीलता और समझदारी भीतर है तो। क्योंकि इनके सारे कारनामों को आज देश के और दुनिया के सामने उघाड़ करके रख दिया है अमित शाह ने। सर, क्या इसी से डर के ये लोग एक दिन पहले जब मंगलवार को उन्होंने रायता फैलाया, नहीं हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम तो ये जो खाड़ी देशों का युद्ध हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत चिंतित है, इस पर बात करेंगे। यानी कि इनको आभास हो गया था कि इन्होंने तो खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पर रख दिया और अब तो जो होगा देखा जाएगा, तो इसलिए शायद ये लोग पलट गए थे कि हमको तो बात ही नहीं करनी इस मुद्दे पर। और सर, अब जब ये सारी बातें सरकार की तरफ से रखी गई, राहुल गांधी मतलब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, उनकी हर एक चीज को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया है। और फिर मौका दिया गया कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हो तो जावेद जो है उनसे कहा गया कि आप इसको कंक्लूड करिए, तो ये सब लोग नारेबाजी लगा रहे थे, माफी मांगो का शोर मचा रहे थे। सर, कंक्लूड करने को कोई तैयार ही नहीं हुआ, सब भाग खड़े हुए, तो क्या मतलब था इस अविश्वास प्रस्ताव का? मुश्किल से लंगोटी बची थी, बाकी तो सारे कपड़े उतार दिए थे अमित शाह ने एक एक करके। तो उस लंगोटी में कम से कम पतली गली से भागने का मौका तो था इनके पास, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते ये। ऐसी हालत कर दी आज अमित शाह ने इनकी कि वाकई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं तो कल से देखूंगा इनका एटीट्यूड क्या रहता है, क्योंकि कल ओम बिरला साहब, यानी बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे ओम बिरला साहब चेयर पर होंगे, और इनका एटीट्यूड क्या रहता है। ओम बिरला साहब का तो एटीट्यूड वही रहेगा जो उनका पिछले जितने सालों से वो स्पीकर हैं वैसा ही रहने वाला है। विनम्रता की प्रतिमूर्ति, एक हल्की सी भीनी सी मुस्कान, वो रिवेंज में विश्वास नहीं रखते हैं, और ये बीजेपी भी रिवेंज में विश्वास नहीं रखती है। वरना जिस तरह के कर्मकांड मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए अमित शाह जब गृह मंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनको सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कराया गया था। ऐसे आरोप लगाए गए थे कि उनको तड़ीपार घोषित किया गया था, उनको जेल भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक एसआईटी ने ड्रिल किया था, पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो एसआईटी गठित की थी। इसके बावजूद इन दोनों के मन में सोनिया गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ कोई किसी तरह का जहर देखा नहीं गया। अगर वो होता इनके भीतर तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले लंबी पूंछ इन्हीं को लगाते नरेंद्र मोदी। उन्होंने जो भी जांच चल रही थी नेशनल हेरल्ड की और दूसरे मामलों की, यहाँ तक के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी जो जांच चल रही थी, उनको अपनी गति से चलने दिया। एजेंसियों को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए कि जल्दी से जल्दी इनका मुर्गा बनाओ, ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसको लेकर के बहुत लोगों ने ताने भी मारे हैं उनको कि क्या हर चुनाव के पहले ही
ये सीबीआई को या ईडी को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रॉबर्ट वाड्रा या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याद आती है, या अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों की के नेताओं की याद आती है जो भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया एजेंसियों का। इसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ ये लेकर के आए, जिस दिन वो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार किया गया, उस दिन के बाद से ओम बिरला अपनी चेयर पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा जब तक इसका निपटारा नहीं होगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। निपटारा हो गया है, वो बृहस्पतिवार की सुबह बैठेंगे चेयर पर, अपना कामकाज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इनका रवैया देश देखेगा कि मुंह की खाने के बावजूद, अपने लत्ते कपड़े उतरवाने के बावजूद, इनका रवैया अब सदन में कैसा रहता है और सदन के बाहर कैसा रहता है। पर जो मेरा अब तक का अनुभव है, मैंने भी संसद को कवर किया है, मैंने भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को देखा है, रीड किया है, उनको समझा जाना है। राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं हैं। ये फिर भी वहां पर तमाशा करेंगे, ये हल्ला गुल्ला करेंगे। आप बृहस्पतिवार की सुबह भी देखेंगे कि कोई दूसरे विषय पर, और ये तमाशा आज भी हमने देखा है, अलका लांबा सिलेंडर वगैरह लेकर के, स्टोव लेकर के किस तरीके से धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं और ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि जैसे खाड़ी का जो ये संकट है, ये जैसे नरेंद्र मोदी का ही खड़ा किया हुआ हो। अकेले भारत है, अगर कहीं ये कोई किल्लत, अभी तो कोई किल्लत है भी नहीं, किसी के घर में ना रसोई गैस की कमी है, ना किसी दूसरी चीजों की कमी है। और जब इस तरह के इशू होते भी हैं, संकट होते भी हैं, अंजू जी, मान लिया मेरे घर की या आपके घर की रसोई गैस की सप्लाई बंद होती है किसी वजह से, तो हम क्या करेंगे? हम छाती पीटना शुरू करेंगे, गवर्नमेंट को कोसना शुरू करेंगे, या जो बिजली से चलने वाले स्टोव होते हैं उनको लगा करके अपना खाना बनाना शुरू करेंगे? बिल्कुल। हम देश के साथ हैं या देश के खिलाफ हैं? और ये संकट जो अमेरिका का और इजराइल का और ईरान का खड़ा किया हुआ है, उसके लिए आप अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं? और चलो आपको करना भी है, आपको हल्ला मचाना भी है, आपको विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नरेंद्र मोदी की छवि खराब करनी ही है, तो पहले आपको लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी क्या नींद की गोली लेकर के चुपचाप सोए पड़े हैं, या वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं इस संभावित संकट को टालने के लिए और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वहां पर करीब 90-91 लाख जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वतन वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सड़कों पर उतरिए, समझ में आता है। लेकिन अगर कर रही है सरकार वो काम, तो फिर आपका सड़कों पर उतरना और ये भोंडा प्रदर्शन करना, ये सबकी समझ में आता है कि आप क्यों कर रहे हैं। सर ये तो वो है ना जो मतलब कि वो उसकी पूंछ होती जो सुधरती नहीं है, कि वैसे ही है। ये गुरुवार की सुबह भी यही ड्रामा करेंगे, ये नहीं तो वो मुद्दा सही, वो नहीं तो कोई और मुद्दा सही। अभी तो इन्होंने ये भी सोच रखा है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी एक इम्पीचमेंट मोशन लाने वाले हैं, जो कि टीएमसी लाने वाली है सर, तो अब उसको लेकर बवाल होगा। ये बवाल रुकेगा नहीं सर, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि संसद किसी ना किसी तरीके से काम ही ना कर पाए, और जब बिल पास हो जाएंगे तो रोएंगे कि हमें तो पूछा नहीं गया, हम तो थे ही नहीं सदन में। तो आप शोर मचाते रहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जिस तरह से ये धरने प्रदर्शन करते हैं, बैनर्स लेकर आते हैं, मुझे तो हैरानी होती है सर, रातों रात वो बैनर छप कहां जाते हैं, बन कहां जाते हैं, कौन उनकी फंडिंग करता है, किस तरह की रणनीति से चल रहे हैं ये लोग सर। ये तो बिल्कुल वो जो फर्जी किसान जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, वैसे ही धरने पोस्टर लेकर ये लोग चल रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं सर, देखना होगा कि ये लोग आज यानी गुरुवार को किस तरह का रवैया रखते हैं। अगर थोड़े बहुत सुधर गए होंगे तो शायद संसद की कार्रवाई चलने दे, अगर नहीं सुधरे होंगे तो फिर वही ड्रामा जो बाहर करते हैं वही अंदर करेंगे। और इनके पास तो अब सिलेंडर का, गैस का, एलपीजी का, ये सारे मुद्दे हैं सर, इनको इस तरह से उठाएंगे ताकि लोगों के पीछे पैनिक फैले, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ चल रहा है। इनको लगता है क्यों ना अपने देश में भी रायता फैलाया जाए। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।